नमस्कार बच्चों, आर के एस मैथ सी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के नए विद्यार्थियों का जो कि अभी कक्षा 9 से क्रमोन्नत हुए हैं, उन सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है और आपको नए सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, मेरे इस चैनल पर आपको अभी से आज 22 तारीख है, गर्मियों की छुट्टियां आज से शुरू हो रही है। तो आज से आपको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के वीडियो बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। तो आप पूरी छुट्टी जो है मेरे चैनल को आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और यहाँ जितनी भी मैं सामग्री यहाँ पर जितना वीडियो बना रहा हूँ, आप उसके वीडियो पॉज करके और उस सामग्री को आप अपने रजिस्टर पर नोट करें और अपनी पूरी छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं। और जब स्कूल खुलें आपके, तो आपके पास काफ़ी सारी अध्ययन सामग्री हो और आपका जो है काफ़ी सारा काम हो जाए, ताकि आपके लिए आगे के सत्र में नंबर बनाने और अच्छे प्रतिशत बनाने के लिए आपको बहुत काम आए। तो मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम पहली प्रश्नावली गणित की आपकी जो है नए सिलेबस की एनसीईआरटी की उसको शुरू करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली पर। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आपका लागू किया गया है, उसकी पहली प्रश्नावली जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। ये आपकी पहली प्रश्नावली है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसको हम जानेंगे अपने विस्तार से। तो पहले आप छोटी कक्षाओं से आप जानते हैं, जैसे कि आप ये पढ़ते आए हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 से लेकर के प्रारंभ होकर के 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक होती है। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, ये प्राकृत संख्याएं। फिर इसमें जब 0 शामिल हो जाता है तो अपने उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो 0 से लेकर के अनंत तक होती है पूर्ण संख्याएं। फिर बच्चों, जब इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस की संख्याएं और जोड़ दें, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाईं ओर जो है माइनस में संख्याएं बढ़ रही है, दाएं ओर प्लस में संख्याएं बढ़ रही है, तो इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। और उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में बच्चों ये सभी प्रकार की संख्याएं जिनको हमने P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां पर Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q यदि 0 होगा तो फिर वो जो है वो अपरिभाषित हो जाती है। क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 आता है तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो आप इसको परिमेय संख्या को यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/5 है, तो आप देख सकते हैं कि ये P/Q हो गया, यानी ऊपर वाला अंक P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। तो P हो गया 2 और Q हो गया 5। और यदि माइनस हो तो भी आप जानते हैं कि क्योंकि माइनस में पूर्णांक होते हैं, तो इस प्रकार की संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, उनको अपने बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो इसमें जब अपने किसी संख्या को ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो 7 के अपॉन में हमें हालांकि कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हर संख्या के अपॉन में 1 होता है। तो इस प्रकार से ये जो पूर्ण संख्याएं जितनी होती है, ये भी पूर्णांक संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। इसको भी P/Q के रूप में अपने लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये होती है परिमेय संख्याएं। और फिर अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको अपने P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, बहुत सारी संख्याएं ऐसी है दशमलव की, जिनको हम अपने भिन्न में नहीं बदल सकते। जैसे 9th क्लास में हमने अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, इस प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी। तो जिनको अपने P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्याएं। और बच्चों, आप अब ये अच्छी तरह जान लें कि ये उपरोक्त जो सभी प्रकार की संख्याएं हैं, ये सब आती है परिमेय संख्याओं की श्रेणी में, वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती है। यानी ये सब प्रकार की संख्याएं जो हमारे पास है, यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर प्राकृत संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी मिला करके इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इस प्रश्नावली में हम संख्याओं के बारे में काफ़ी विस्तार से आगे और भी प्रश्न आएंगे, जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं को समझना सीखेंगे और इसमें एक जो प्रमेयिका है उसकी सहायता से। तो अब ये प्रारंभिक परिचय के बाद अपने चलते हैं इसकी जो मुख्य प्रमेयिका है उस पर, एल्गोरिथम पर चलते हैं। इस प्रश्नावली में बच्चों 2 मुख्य बातें हैं। एक तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, और एक है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो
ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको नाम बहुत तो यूं थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा लग रहा है और कुछ आपको लगता होगा कि बहुत टफ है ये कोई, तो इसका जो है भ्रम आपका भी दूर कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज़ अन्य बताना चाहता हूँ जो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपने ये पढ़ा है, हम 5वीं 4थी क्लास में हम पढ़ते हैं कि भाज्य जो होता है, ठीक है, यानी कोई भी भाज्य संख्या जिसमें हम किसी का भाग देते हैं, तो भाज्य में जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बच्चों बोलते हैं भाजक, और जितनी बार भाग जाता है उसको अपने बोलते हैं भागफल, ठीक है। और जितना शेषफल बचता है, यानी भाग देने के बाद जो शेषफल बचे यदि कोई, तो वो कुछ न कुछ जीरो बचता है या कुछ बचता है तो उसको अपने बोलते हैं शेषफल। तो बच्चों यही जो है एक प्रकार से ये जो सूत्र है, यही जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यानी किसी संख्या में हम एक संख्या का भाग देंगे तो जितनी बार भाग जाएगा वह भागफल हो गया, प्लस में शेषफल हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके पास पहले एक संख्या थी, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या थी 35, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया, 8 का भाग दिया। तो आपके पास पहले तो एक संख्या थी ये जो 35, दूसरी थी 8। तो आपने जब 8 का भाग दिया तो आप जानते हैं कि 8 चौके 32, यानी आपको एक नई संख्या 4 मिल गई, और प्लस में आपने देखा कि शेषफल आपके पास बच गया 3। तो यहाँ देखो कि एक संख्या ये और एक संख्या ये, दो नई संख्याएं आपको और प्राप्त हो गई इन दो की सहायता से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल को ही हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ते हैं। तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, उसने जो ये बताया था कि यदि आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे 35 था वो a हो गया और 8 था वो b हो गया। तो इसने कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास हो तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं q और r। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये q हो गया 4 और r हो गया 3। तो इस प्रकार से ये बन गया a बराबर b गुणा q प्लस r। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसको बिल्कुल हूबहू ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a हो गया आपका 35 और b हो गया आपके पास 8, और जितनी बार भाग गया वो q हो गया, और प्लस में आपके पास हो गया r। अब आपको जो यहाँ पर एक बात जो ये यहाँ पर थोड़ी आपको लग रही है कि बड़ी मुश्किल सी बात है, इसको बहुत आसानी से आप समझें कि चूंकि r शेषफल होता है, ठीक है, r क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल हम जानते हैं बच्चों या तो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि r इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी शेषफल या तो 0 होता है जब पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर शेषफल 0 से बड़ा होता है, लेकिन वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही अभिव्यक्ति की है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो शेषफल होता है जब भी आप भाग देते हैं तो जो आपका शेष बचता है वो या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि भाजक के बराबर और बड़ा भाजक से अगर बड़ा हो तो फिर आगे भाग उड़ जाएगा। इसलिए ये कोई आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे r हो गया शेषफल और ये 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा b यानी भाजक से क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर आप अब याद रखें कि एक भाज्य संख्या a थी हमारे पास, जिसको मैंने भाजक b से भाग दिया तो q बार भाग गया और r बार शेषफल बच गया। तो यही जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की जो परिभाषा है और इसका सूत्र है, आप इसको अच्छी तरह याद रखें। परीक्षा में कई बार इसको पूछते भी हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखो, और प्रश्नों में तो ये बार बार हमारे काम आएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले से पढ़ते आए हैं, उसी को एक प्रकार से जो ये प्रमेयिका के रूप में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि दो जो आपको पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जो दिए होते हैं वो a और b भाज्य और भाजक होते हैं, और जितनी बार भाग जाता है वो q होता है, और जितनी बार शेषफल बचता है वो आपका r होता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन जाता है, और इसकी शर्त ये यहाँ पर लिखिए, ये भी शायद आपको समझ में आ गई होगी
कि शेषफल जो है वो या तो 0 से बड़ा होता है, आप जानते हैं, या फिर 0 के बराबर होता है जब पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन हमेशा वो भाजक से छोटा होता है। तो इसके बाद हम इसके प्रश्नों पर चलते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है बच्चों अपने पास 1.1 का, जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक संख्याएं दे रखी है ये पहले सवाल में कि 135 और 225। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 225 बड़ी है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आप भाज्य मानेंगे, यानी भाज्य का मतलब हो गया जिसमें हमें भाग देना है। तो भाज्य हो गया 225 और भाजक हो जाएगा 135। अब यहाँ से इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो सीधा आप भाग लगा करके कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे 135 का क्या करें आप 225 में भाग लगाएं। ये एक बिल्कुल सीधी सी प्रक्रिया है। आप यहाँ पर ऐसे करें कि 225 में 135 का भाग लगाएं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बार भाग आपका जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर आ गया 135। अब आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल जो है, ठीक है, इसका शेषफल बच गया 0 यहाँ पर, और 12 में 3 जाए 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 90 शेषफल बच गया। अब आप क्या करें बच्चों, जो शेषफल बचता जाए उसको आप भाजक बनाते रहो और आगे चलते रहो। आप इस प्रकार से अब क्या करें, 135 में किसका भाग लगाएं, 90 का, यानी जो हर बार का भाजक है वो भाज्य बनता जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक बनता जाएगा। अब आप क्या करें, 90 का भाग लगाएंगे जब आप 135 में, तो एक बार ही जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी एक बार गया, तो आपके पास यहाँ पर देखो बच गया शेषफल 45। अब फिर आप इसको क्या करें, भाजक बना लें और इसका भाग किसमें दें आप, 90 में। तो यहाँ आप देखेंगे कि 45 दूनी 90, तो 2 बार पूरा पूरा भाग चला गया। इस प्रकार से आपने देखा कि 45 का पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर HCF क्या हो गया, 45 हो गया। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं कि आपका HCF जो है वो क्या हो गया, 45 हो गया। और HCF के बारे में भी पहले आप अच्छी तरह जान लें, हालांकि आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्ती, अर्थात 45 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका 135 और 225 में भाग जा रहा है। इस 45 के अलावा और बड़ी संख्या संभव नहीं है, छोटी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन, महत्तम का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी, और समापवर्ती का मतलब हो गया कॉमन, यानी जो इसमें भाग जा सकता है। तो यानी 45 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 135 और 225 दोनों में भाग जाएगा। तो एक तो ये तरीका आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। तो दूसरी विधि बच्चों ये है कि आप 135 और 225 है, आप जानते हैं क्योंकि 225 बड़ी है तो वो आपके पास A होगी, यानी A भाज्य होता है और B भाजक होता है। तो ये मानने के बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A जो है हमारे पास कितना है, 225 है, तो हम एक स्थान पर 225 लिखेंगे यहाँ पर। और आप जानते हैं कि B कितना है आपके पास, 135 है, तो 225 में जो 135 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और आप शेषफल देखोगे तो वो आएगा आपके पास 90। अब आप यहाँ पर आपको पता है कि चूंकि जो है वो B कितना है, 135 है, और R कितना है, जो 90 है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर 135 यानी बड़ा है किससे, 90 से, यानी हमेशा B जो होता है वो R से बड़ा रहता है। तो ये शर्त आ रही है, तो आप वापस क्या करें, इसमें फिर भाग लगाएं, यानी 135 में आप किसका भाग लगाएं, 90 का। जब तक R 0 नहीं आ जाता है तब तक ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 45। अब आप यहाँ पर फिर देखें
कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर बी जो है वो 90 वो किससे बड़ा हो गया, 45 जो आर है उससे बड़ा हो गया, यानी बी बड़ा हो गया आर से। तो एक बार फिर भाग लगाएंगे, तो 90 में आप 45 का भाग लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 45 दूनी 90 प्लस 0 शेषफल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि आर बराबर यानी शेषफल 0 आ गया, अर्थात भाग किसका गया, 45 का। तो इस प्रकार से HCF क्या हो गया आपके पास, 45 हो गया। तो यदि आपको ये विधि अच्छी लगती है तो आप इससे करें, अन्यथा ये बिल्कुल सीधी भाग वाली प्रक्रिया जो एकदम सीधी सी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 तरीके बताए आपको इसको करने के। तो इसके बाद आप जो है वो, ये थोड़ा बड़ा भाग है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत जल्दी पूरा भी हो जाता है, एक बार में हो जाएगा। तो आप इनको करके देखें दोनों प्रश्नों को, और आपने देख लें कि मैं आपको ये जो है वो आपको दूसरा पार्ट और बता देता हूँ यहाँ पर अगले नेक्स्ट पेज पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 196 भाग 196 और 38,220 जो हमें संख्या दे रखी है उसका HCF निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो 196 और 38,220 यानी 38,220। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये बड़ी संख्या है 38,220, तो ये भाज्य हो गई और भाजक आपके पास हो गया 196। तो 196 से आप 38,220 में भाग लगाएंगे तो पहले आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, यानी एक बार आप जो है 196 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये शेषफल क्या बचेगा आपके पास, आप यहाँ देख सकते हैं 12 में 6 गया 6, और फिर यहाँ पर 17 में से 9 गए 8, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर एक संख्या हम ऊपर से उतार लेंगे, नहीं सॉरी भाग यहाँ नहीं लगाना है पूरा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आगे भाग चलता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर से उतारेंगे 2। तो अब आप देखेंगे कि 196 का भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 निम्न 171, यानी लगभग 9 बार और जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका भाग जाएगा 9 बार। तो 196 को आप 9 से गुना करेंगे तो ये आएंगे आपका 1764, ठीक है। तो इस प्रकार से 1764 आ गया। अब अपने घटाएंगे इसको, तो ये जो है आपके पास 12 में 4 गए 8 बचेंगे, और ये यहाँ पर आ गया आपके पास 15 में 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ऊपर से एक 0 उतारेंगे अपने। तो अभी यहाँ पर भाग चूँकि आगे और चल रहा है, तो हम जब इसका भाग देंगे 196 का 980 में, तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि शून्य आ रहा है पीछे, तो 5 बार ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप 196 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 980। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि ये भाग की प्रक्रिया एक बार में संपन्न हो गई, तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर जो है चूंकि 196 का ही भाग चला गया, तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये जो होता है इसको नहीं लिखेंगे आप, ये तो भागफल होता है। हमने जिसका भाग दिया, जिसका भाग पूरा पूरा जाता है वही HCF होता है। तो इस प्रकार से आपके पास HCF हो गया 196, यानी जिसका भाग जाएगा वही HCF होता है, जो भागफल आता है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका HCF हमने निकाला 196। तो ये HCF निकालने का तरीका था कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आप दो संख्याओं में HCF ज्ञात कर सकते हैं। और भाग की विधि से एक दूसरी विधि बताई आपको, अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इस विधि से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके पास है बच्चों कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप एक बात तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर आपके 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो संख्याओं को सम या विषम के रूप में पहचानना, और एक वर्ग संख्या को पहचानना, और एक घन संख्या को पहचानना। तो इन प्रश्नों की शुरुआत सबकी एक ही तरीके से होती है। आप शुरुआत में अगर समझ जाएंगे तो ये वर्ग और घन वाले सवाल भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। और आप जानते हैं चूंकि विषम संख्याएं वो होती है जो जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, और सम संख्याएं वे होती है जो जिनमें 2 का भाग जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर विषम का पूछा हुआ है, आपसे सम का भी पूछा जा सकता है कि सम संख्याओं के रूप तो ये नहीं होंगे, वहाँ पर +1 और ये नहीं होंगे। तो लेकिन ये प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से, मैं आपको बीच में बताऊंगा कि इस प्रकार से बन सकता है।
लेकिन आप इनकी शुरुआत करेंगे तो हमेशा ही एक ही तरीके से करेंगे। आप पहले चाहे वर्ग का सवाल हो, सम का हो, घन का हो, विषम का हो, किसी का हो, आप हमेशा क्या करेंगे आप मानेंगे कि माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, तो माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आप a मान ले हमेशा, ठीक है, तो a है। अब आपको याद रखना है कि जो b होता है वो आप यहां से लेंगे हमेशा ही, चाहे आपका सम का प्रश्न है, विषम का है, वर्ग का या घन का। जैसे यहाँ पर आप दे रखा है ना 6, तो यहाँ पर आप जो है वो b आप यही मानेंगे प्रश्नानुसार। तो b बराबर क्या ले लें आप, b के स्थान पर आप 6 लेने पर। तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं आप सीधा ही। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, b गुणा q प्लस r होता है। और जहां पर r क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, लेकिन वो b से हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हम जो b का मान है वो रख देते हैं। तो इस प्रकार आपके पास ये हो जाएगा a बराबर 6 गुणा q प्लस r, ये हो गया रूप इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि b का मान जो है वो 6 है, तो r आप जानते हैं कि b से कम होता है हमेशा ही। तो r के संभावित मान आप क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखें। इसलिए r के संभावित मान क्या होंगे, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 या फिर 5 तक हो सकते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि b जो है वो 6 आपके पास, तो 6 से छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर के 5 तक आप ले सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या करना है, बारी बारी से ये जो r के मान है, ठीक है, r 0, 1, 2, 3 लेते जाना है और इसका सम और विषम रूप आपको पहचानते जाना है। तो इसका स्टेप 1 यहाँ से शुरू होता है। आप स्टेप बाय स्टेप चलें और बिल्कुल ध्यान से समझें आप इसको। तो हम चलते हैं स्टेप 1 पर। आप स्टेप से ध्यान में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपके पास। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, r के स्थान पर 0 लेने पर, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कितना आसानी से ये सवाल हल होता है। तो r के स्थान पर आप 0 लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास a बराबर 6 गुणा q प्लस 0। अब आप जानते हैं कि 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a बराबर आपके पास कितना आ गया, 6q आ गया। अब आप सम और विषम का पता लगाने के लिए बच्चों क्या करें, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया करें। तो ये सबसे आसान तरीका है कॉमन लेना जो है वो सम विषम का पता लगाने का। तो हम 2 कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 3q। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग यदि जा रहा है तो ये क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसलिए ये हो गया सम धनात्मक पूर्णांक। तो हमें सम नहीं चाहिए, हमें जो है क्या चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो आप इसको यहाँ लिख दें, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पर। तो स्टेप बाय स्टेप आप बस आप चलते रहिए। r का मान पहले आपने क्या लिया, 0। अब हम r का मान 1 लेंगे, बारी बारी से सारे लेंगे और सम विषम को पहचानते जाएंगे। तो अब r के स्थान पर हम क्या लेते हैं, 1 लेने पर। तो r के स्थान पर 1 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। r के स्थान पर आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया यहाँ पर। तो a बराबर 6q प्लस 1। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से 2 कॉमन नहीं जा रहा है, यानी 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे विषम धनात्मक
पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया आपका विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार हम आगे और चलेंगे, फिर विषम वालों को हम छांट लेंगे, तो विषम कौन कौन से आ रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में आप r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर हम रखेंगे, पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर अब लेते हैं 2। तो 2 लेने पर, ये सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आप स्टेप समझते रहिए। एक स्टेप यदि आपको समझ में आ गया तो आगे वाले बिल्कुल आसानी से होते रहते हैं। तो a बराबर हो गया 6q प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 3q प्लस 1। तो 2 कॉमन आ रहा है मतलब 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया समधनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो समधनात्मक पूर्णांक हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पर। ठीक है, तो स्टेप 4 में आप देखें कि अब क्या लेंगे हम। स्टेप 4 में देखो पहले 0 1 2 लिया, अब हम लेंगे 3। तो r के स्थान पर क्या ले लें आप, 3 लेने पर। तो r के स्थान पर 3 लेंगे तो आपके पास ये बनेगा a बराबर 6q प्लस 3। तो यहाँ बच्चों 2 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 हमें कॉमन नहीं लेना, हमें सिर्फ 2 ही लेना है। सम विषम की पहचान 2 कॉमन लेना, इन 2 का भाग जाना ही होता है। तो ये देखो आपके पास 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो एक ये विषम धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम स्टेप में चलते हैं, स्टेप 5 पर। तो स्टेप 5 में हम क्या लेंगे, r के स्थान पर 4 लेने पर। तो r के स्थान पर आप 4 लेंगे तो ये आपके पास बनेगा a बराबर 6q प्लस 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 2। तो 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये बन गया आपका सम धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से इसमें सम आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप 6 पर चलते हैं अपने। तो स्टेप 6 में आपके पास r बराबर हम क्या लेंगे, अब 0 1 2 3 4 तक ले चुके, हम लेंगे 5। तो r बराबर 5 लेने पर तो आप देखेंगे कि आपके पास संख्या बनेगी a बराबर 6q प्लस 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। तो आपने देखा कि स्टेप कौन कौन से में, तो आप देख सकते हैं कि स्टेप जो आपके पास था, एक तो स्टेप नंबर 2, ठीक है, और एक स्टेप नंबर 4 और एक स्टेप नंबर 6, इनके अंदर विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं। तो आप लास्ट में यहाँ लिख दें कि परिणाम 2, 4 व 6 से स्पष्ट है, 6 से स्पष्ट है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके सम विषम के, अगर आपसे सम पूछते तो सम, तो आप देख सकते हैं कि 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप में आता, तो ये उत्तर आते उसके, और विषम है तो ये हो गया। तो अब आपको बच्चों क्या करना है कि यहाँ से आप वीडियो पॉज करके, रोक करके इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट करते रहें छुट्टियों में, तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक अच्छा जो है वो प्रश्नों का हो जाएगा। और उसके बाद आप जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपको होमवर्क के रूप में भी कम काम करना पड़ेगा। आप एक अच्छा रजिस्टर लगा लें, ये सभी प्रश्न उसमें नोट करें और लगातार वीडियो देखते रहें। मैं आपके लिए लगातार जो वीडियो बनाऊंगा और आगे से आगे आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके पास जो ये छुट्टियों का सदुपयोग हो जाए।
और देखो बच्चों, ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चाहे अपने गांव में हैं, अपने चाहे किसी रिश्तेदारी में गए हैं, तो हर जगह ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध रहती है, फ़ोन वगैरह, तो आप हर जगह पढ़ सकते हैं। अपने भाई, दोस्त या बहन जो रिश्तेदारी में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप उनको मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, उनको पढ़ने के लिए कहें। एक नोटबुक ज़रूर लगाएं, आप उसमें इन प्रश्नों को नोट किया करें। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखें। मैंने नंबर जो है वो मेरे विज्ञापन में भी दिए थे मैंने, और मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप छुट्टियों में पढ़ते रहिए। और क्योंकि अगले सत्र में भी कोविड की कोई अभी तक तय नहीं है कि किस प्रकार से सत्र चलेगा, तो यदि नहीं चल पाता है ढंग से तो आपके लिए ऑनलाइन स्टडी बहुत ही एक आपके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है पढ़ने का। आप घर पर रह के पढ़िए, और मैं आपको गणित, अंग्रेजी और विज्ञान तीनों की चीज़ें बारी बारी से कराऊंगा। तो आप पहले गणित में, चूँकि सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो अपने गणित पर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, विज्ञान में भी चलेंगे, और इंग्लिश का भी मैं लगातार आपको काम कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मैंने जो आपको 2 प्रश्न हल करके दिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा हमने, और इसके कुछ नेक्स्ट प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने इस छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए। आप साथ में एंजॉय भी कीजिए, छुट्टियों का आनंद भी लीजिए, और कम से कम 2 घंटे आप लगातार यदि पढ़ें रोज़ाना, तो आप जो है वो ये अपना फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।